हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं सागर राठौर, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जेनेटिक्स यूनिट का इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को जाना था कि बेसिकली इवोल्यूशन क्या होता है, इससे आगे की चीज़ें कि इवोल्यूशन बेसिकली बेस्ड क्या चीज़ पे होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। बेसिकली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को सीखा था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है, और साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे, ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ। ठीक है ना। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, और इसका ही दूसरा क्लास हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ ये एवोल्यूशन का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, जिसके अंदर एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रोपिज्म को पढ़ेंगे। मतलब ऑटोट्रोपिज्म, हेटेरोट्रोपिज्म, ये सारा कुछ कैसे आया, इस चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो इस क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लासेस के रिकैप को भी सीख लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा क्या था। सो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इस पे हम लोग डिस्कस किए थे, और ये भी जाने थे कि बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जो ये यूनिवर्स है, इसका जो ओरिजिन है बेसिकली ये कैसे हुआ। एक बहुत बड़ा थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, और वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे आके गिरा, धीरे धीरे ये मेल्ट डाउन होने लगा, स्लो होने लगा। और उस मेल्ट डाउन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा था, कुछ एक गैसेस क्या हो रहा था, इवेपोरेट कर रहा था, इवॉल्व हो रहा था उससे, और उसके थ्रू क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर सराउंड्स बनने लगा। तो इस सराउंड्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा एटोमोस्फेयर बनने लगा। और इस पर्टिकुलर एटोमोस्फेयर के अंदर, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग समझ रहे थे कि CO2 भी था, आपका H2O था, साथ ही साथ NH2 था। बट क्या हो रहा था कि इस इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर्स भी था। तो ये जो टूटता था, तो जिससे क्या हो जाता था कि उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस, जो कि हल्का गैस होता है, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, अब कोई भी एक प्रोसेस हो रहा था जिसके थ्रू हाइड्रोजन निकल रहा था, लाइटर गैस था, ऊपर चला जा रहा था, और धीरे धीरे भरते चला गया। उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन कम होते चला गया। और इस कंडीशन में अब क्या हुआ, अब एटमॉस्फेयर जो था बहुत बड़ा था, तो क्या हुआ, छोटा होते चला गया, है कि नहीं। पूरा हाइड्रोजन पहले बहुत बड़ा था, हाइड्रोजन भरते अब इतना छोटा बच गया, तो रिड्यूस होते चला गया। तो क्या हुआ, वो फिजिबल नहीं था। बाद में क्या हुआ, फिर से एक प्रोसेस हुआ, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, जो कि क्या हुआ, सन के रे, कॉस्मिक रे के थ्रू क्या हो रहा, पड़ रहा था वाटर पे, उससे ब्रेक डाउन होने लगा, और उससे क्या हुआ, O2 अलग होने लगा, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस होने लगा। और जब फोटोसिंथेसिस होने लगा तो क्या हुआ, फ्री बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन निकलने लगा, और क्या हो, बैलेंस होने लगा, ऑक्सीडाइज होने लगा एटमॉस्फेयर। तो यही सारा प्रोसेस हम लोग पढ़े थे। और साथ ही साथ हम ये जाने थे कि इस पे जो ओरिजिन था पहला, जैसा कि बात करते हैं हम लोग सुपर नेचुरल पावर की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ सुपर नेचुरल पावर की। तो उसमें क्या हो रहा था कि गॉड ब्रह्मा ने क्रिएट किया था इस पृथ्वी को, सृष्टि को, और उसके थ्रू उन्होंने पहले एक मेल और फीमेल को भेजा, जिसमें कि हम लोग उनको क्या बोलते थे, बाइबल के हिसाब से आदम और ईव बोलते थे। और हमारे ब्रह्मा जी के जो हिंदू माइथोलॉजी का है, द हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उसको हम लोग बोल रहे थे कि मनु और शत्रुपा पहले यहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे जो किया है, और उन्हीं से फिर ये बाकी सब जो भी है प्रोसेस है ना, ये सारा जनरेशन बना है, पॉपुलेशन बना है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, सीखेंगे, है ना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो हम बता चुके हैं कि इवोल्यूशन जो होता है बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ अर्थ, है ना। स्टोरी का जो ओरिजिनेशन हुआ, कैसे ये बना, इसका ये बेसिकली हमारा स्टोरी है। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस विच ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ फॉर्म्स अगर विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सिंपल फॉर्म में
मटेरियल्स बना, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन करने लगा, जिससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने लगा, ठीक है ना। तो यही फॉर्मेशन हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था। तो बाद में धीरे 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 नया नया ऑर्गेनिजम्स बनने लगा, और साथ ही साथ इट अकर ड्यू टू वेरिएशन इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये जो था बेसिकली ये हर एक जनरेशन में क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था, एवोल्यूशन होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से एक नया पॉपुलेशन बनने लगा। वेरिएशन अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और ये जो वेरिएशंस जो हो रहा था किसके चलते हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर के चलते हो रहा था, रैंडम फर्टिलाइजेशन के चलते हो रहा था, या फिर कहें यूज डिसयूज के चलते, कॉन्शस एफर्ट के चलते हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजिंग्स के चलते, और साथ ही साथ म्यूटेशन हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों के चलते हमारा इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं, तो कहते हैं क्या कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ। इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं इसी को, कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉकरवेट्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोटोबायोंट्स। तो अगर इसकी बात करें तो कह रहे हैं क्या कि मैक्रोमोलिक्यूल्स विच वेयर फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव ओशन स्टार्ट्स टू एग्रीगेट, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल्स था, बड़ा बड़ा टाइप का मॉलिक्यूल्स, हम लोग क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा होना चालू हुआ, टू फॉर्म अ लार्ज कोलॉइडल ड्रॉपलेट। और जिससे क्या हुआ, काफ़ी हम लोग इकट्ठा करते गए, जिससे क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स, बहुत सारा ड्रॉपलेट्स क्या हुआ, हम लोग इकट्ठा कर लिए लाइक ए स्ट्रक्चर। और वो जो ड्रॉपलेट लाइक ए स्ट्रक्चर था, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोंट बोलते हैं, कॉकरवेट्स। Protobions are made up of macromolecules like carbohydrate, protein, fat and nucleic acid. Clear? अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि एक साइंटिस्ट थे ओपेरिन। ओपेरिन गेव द टर्म कॉकरवेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, COCERVATE होगा, और ये साथ में ही होगा, कॉकरवेट। For protobiont and also gave the statement that cockerweight, जहाँ जहाँ होगा मिस्टेक्स ये इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, आर द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स विच गिव राइज टू द सेल। और यही जो हुआ था बेसिकली, जो फॉर्मेशन हुआ था प्रोटोबायोंट्स का, ठीक है ना, जो कि कोकरवेट होता है। कोकरवेट आर द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स विच गिव राइज टू द सेल। और इसी के थ्रू क्या हुआ, इस कोकरवेट से सेल का फॉर्मेशन हुआ, यही मॉडिफाई किया कोकरवेट्स, तो क्या हुआ, एक सेल बना, लिविंग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस की बात करते हैं। और ये प्रोटोबायोंट्स जो था बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से बना था। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुटा, एक साथ इकट्ठा हुआ, बना, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था। अब इससे आगे की बात करते हैं तो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल और इयोबायोंट, ठीक है ना। अब ये बेसिकली प्रोटोसेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कह रहे हैं क्या कि प्रोटोसेल वाज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। जानते हैं प्रोटीन एक टाइप का न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब इसका एग्रीगेशन हुआ, काफ़ी टाइप का जो न्यूक्लियोप्रोटीन जब जुटा आपस में, तो क्या हुआ, प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन हैज़ द एबिलिटी टू सेल्फ डुप्लीकेट। और ये जो बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, क्या करता है, एक हुआ, एक से दो हुआ, दो से बहुत सारा ये बन लेता, मतलब इनके अंदर डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन का प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है ना। सो प्रोटोसेल वाज फर्स्ट लिविंग फॉर्म विच इवॉल्व इन सेल। और यही जो था प्रोटोसेल जो था, क्या हुआ, इसी से नया न्यू लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो यही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था, और ये प्रोटोसेल की बात कर रहे थे। अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो कह रहे हैं क्या कि ड्यू टू म्यूटेशन इन प्रोटोसेल। ये हम देख लिए कि प्रोटोसेल क्या था। अब प्रोटोसेल का क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। तो कहोगे सर कि म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन देखो बेसिकली एक टाइप का चेंजिंग ही है, एवोल्यूशन ही है, वेरिएशन ही है, लेकिन क्या होता है, रैंडम है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है ना। मतलब कुछ उससे क्या हो जाता है, बेनिफिटेड चीज़ भी मिलता है,
या फिर अनबेनिफिटेड चीज, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये म्यूटेशन हुआ, ठीक है ना, सडन चेंज हुआ, ठीक है ना, और इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एबल टू यूटिलाइज मोर सराउंडिंग न्यूट्रिशंस दैट इवॉल्व्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसी प्रोटोसेल से क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। अब क्या हुआ, ये प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, जो कि क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट के बहुत सारे न्यूट्रिशन को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था और अपने आप को ग्रोथ कर रहा था। Hence, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो पहला लिविंग सेल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल था, विच वॉज ओरिजिनेटेड इन ओसेनिक वाटर एंड दीज आर केमो हेट्रोट्रॉपिक एंड एनारोबिक। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं क्या कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स था जो कैसा था, केमो हेट्रोट्रॉपिक था, और साथ ही साथ ये एनएरोबिक था। मतलब क्या कि विदाउट ऑक्सीजन के भी ये क्या कर रहा था, सरवाइव कर रहा था। और केमो हेट्रोट्रॉपिक था, मतलब ये कि केमिकल से बना हुआ था, लेकिन क्या हो रहा था, दूसरे मतलब खुद का सिंथेसाइज्ड केमिकल नहीं था। दूसरा, जैसे प्रोटोसेल की बात करें तो प्रोटोसेल बहुत सारा न्यूक्लियोप्रोटीन जुटा तो प्रोटोसेल बना था। अब ये क्या, खुद का रेप्लिकेशन करने का आदत था, अब धीरे धीरे म्यूटेशन होते चला गया तो क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स बना। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो रहा था कि काफ़ी न्यूट्रिशंस वगैरह ऑब्जर्व कर रहा था, जिसके चलते ग्रोथ हो रहा था। अब ये ग्रोथ होने के चलते क्या हो रहा था, ये डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग्स के अंदर जो भी केमिकल्स था उसके थ्रू क्या हो जाता था, उससे अपने आप को सर्वाइव कर रहा था उस टाइम। तो इसीलिए केमो हेट्रोट्रॉप, दूसरे टाइप के केमिकल्स पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ एनएरोबिक, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर पा रहा था, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स की। इसी से आगे हम बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से, ट्रोपिज्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक्स में, जोन में अपने आप को रखना। तो ये ऑटोट्रोपिज्म की बात यही से चालू होती है। तो कह रहे हैं क्या कि इट इंक्लूड्स केमो ऑटोट्रोपिज्म एंड फोटो ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है ना। केमो ऑटोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग फोटो ऑटोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं। केमो ऑटोट्रोपिज्म मतलब केमिकल के थ्रू क्या हो रहा है, सर्वाइव खुद से, और फोटो ऑटोट्रोपिज्म मतलब लाइट एनर्जी के थ्रू खुद का अपना खाना बनाना और अपने आप को सर्वाइव करना। तो यही था, दो अलग अलग चीज। आप अगर बात करें ओरिजिन ऑफ केमो ऑटोट्रोपिज्म की तो कह रहे हैं क्या कि ड्यू टू कंटिन्यूअस विथड्रॉल ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑसेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन स्टार्ट टू डिक्रीज, so bacteria changes their mode of nutrition from chemoheterotroph to chemoautotroph। अब क्या हो रहा था बेसिकली, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो नया जीव का जो ओरिजिन हुआ था कैसा हुआ था, ओसेनिक वाटर में हुआ था। तो ओशन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशंस है, ये बात सही है, लेकिन जब वो जन्म लिया पर्टिकुलर एक सेल तो उसके साथ बहुत सारा धीरे धीरे सेल्स बनने लगा, क्योंकि क्या होता है, रेप्लिकेशन का आदत था उनका। तो अब जब बनने लगा तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन जो था उसके अंदर का केमिकल्स का वो बहुत तेजी से होने लगा। तो क्या हुआ, उससे न्यूट्रिशंस जो है ओसेनिक वाटर के अंदर प्रेजेंट वो घटने लगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब उनको सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर न्यूट्रिशन था नहीं, ओसेनिक वाटर के अंदर, ओशन के समुद्र के पानी के अंदर। तो क्या होता था, अब उस कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना मोड चेंज किए लोग, और केमो हेट्रोट्रोपिज्म से मतलब दूसरे के केमिकल्स से जिंदा रहने की प्रवृत्ति छोड़ के वो क्या किए, खुद ब खुद अपने आप से क्या करते थे, केमिकल बनाते थे और उसी पे जिंदा रहने लगे। तो उसी को बोलते केमो ऑटोट्रोपिज्म। केमो ऑटोट्रोप्स का क्या हुआ, ऐसे ओरिजिन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना हुआ। और साथ ही साथ दिस बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। और ये क्या, यही बैक्टीरिया जो थे क्या करते थे, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते थे फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टाइप का चीज था उससे क्या हो रहा था, खाते थे और फिर क्या होता, बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो लोग बनाते थे। तो ये हुआ केमो ऑटोट्रोपिज्म की बात। कैसे हेट्रोट्रोपिज्म, केमो हेट्रोट्रोपिज्म से ये केमो ऑटोट्रोपिज्म ये लोग अपने आप को एडप्ट किए सिचुएशन के हिसाब से, सर्वाइवल पर, अपने आप को सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रोपिज्म।
अब इनका फोटो ऑटोट्रोपिज्म वाला कैसे पार्ट हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुए, कैसे ये बने? तो कह रहे हैं क्या कि सम बैक्टीरिया स्टार्ट टू सिंथेसाइज बैक्टीरियोफिल, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल्स क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है। बेसिकली क्या करता है, सन के जो थर्मल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर करके क्या करता है, अपने हिसाब से उसको शुगर में कन्वर्ट करता है बाद में, है कि नहीं। तो यही सेम बैक्टीरियोफिल्स प्रेजेंट था, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स था, और क्या करता था, इवॉल्व इनटू फोटो ऑटोट्रोपिज्म। और क्या करते थे, और वो क्लोरोफिल्स अपना बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल था क्या करता था, सन एनर्जी को ट्रैप करता था, अपने आप को क्या करता था, स्टोर करता था एनर्जी को, और बाद में क्या करता था, कन्वर्ट करता था अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैसे, फोटो ऑटोट्रोपिज्म ऐसे ही बना। तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रोपिज्म, मतलब फोटो ऑटोट्रोप्स हो गए। दिस बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। जिससे क्या हुआ, लाइट एनर्जी से क्या हुआ, अब अपना खाना बना सकते थे, खुद ब खुद जिंदा रह सकते थे। तो इस तरह से हम लोग केमो हेटरोट्रोपिज्म से केमो ऑटोट्रोपिज्म और साथ ही साथ फोटो ऑटोट्रोपिज्म कैसे हुआ, ये चीज़ को सीखे हम लोग। अब इससे आगे की जब बात करते हैं तो हम लोग कह रहे हैं क्या, रिवोल्यूशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिकली अब ये कैसे मॉडिफाई हुआ दूसरे लोगों को रखने के लिए अपने आप पे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो कहते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय BGA, बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब ये जो बैक्टीरियाज वगैरह थे या फिर जो भी प्रेजेंट था वो क्या हो रहा था, उनका बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो बाई प्रोडक्ट निकल रहा था। तो जानते हैं कि ये क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। उसी ऑक्सीजन से क्या हुआ, एनवायरनमेंट बनने लगता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन। तो O2 प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडाइजिंग होने लगा, ठीक है ना। तो ये हो रहा था हमारा O2 रिवोल्यूशन होने लगा। ड्यू टू दिस फॉलोइंग चेंजेस अकर इन एटमॉस्फेयर। और इससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा चेंजेस हुआ, जिसमें पहला जो चेंजेस हुआ, एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइजिंग। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जो था ऑक्सीडाइज करने लगा, मतलब बहुत सारा एक जो स्मॉल स्मॉल टाइप का मॉलिक्यूल्स, मतलब मटेरियल्स था, वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा था, बनने लगा नया नया टाइप का। और साथ ही साथ O2 रिएक्ट्स विथ CH4 एंड NH2 टू फॉर्म गैसेस लाइक CO2, N2H2, जिससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगा। तो जिससे क्या हुआ, जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा तो ये साइक्लिंग होने लगा, कि जैसे कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिज्म था वो CO2 को यूज करते थे और O2 बाई प्रोडक्ट छोड़ने लगे। तो ये एक साइकिल चलने लगा, जिससे क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर। साथ ही साथ NH2 और H2 भी निकलने लगा उसके बाई प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये बैलेंस्ड होना चालू हो गया। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ O3 लेयर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फ्री ऑक्सीजन काफ़ी जब धीरे धीरे प्रेशर के चलते ऊपर गया तो एक लेयर बना दिया, O3 लेयर, मतलब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब इस ओजोन लेयर के थ्रू क्या होता था, अब काफ़ी हाई इंटेंसिटी सन का जो लाइट था, अब उस चीज़ों को क्या करता, फिल्टर्ड करने के लिए यूज़ करना पड़ता था। तो यही O3 के थ्रू क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन होने लगा। और साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और अब क्या हुआ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिनेशन हुआ, इवोल्वेशन हुआ, ओरिजिनेशन होने लगा, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल बना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की चीज़ों को। सो ड्यू टू O2 evolution, some bacteria evolved from anaerobic to aerobic। अब क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे तरीके से अब धीरे धीरे बैलेंस होने लगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बहुत सारा बैक्टीरिया जो एनाएरोबिक था, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं था, अब वो क्या हुआ, अपने आप को मोड चेंज कर लिया और ऑक्सीजन डिपेंडेंट बनाने लगा। इन एरोबिक रेस्पिरेशन 19 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज देन एनाएरोबिक। जिससे क्या होता था, अब इससे क्या होता था, इनसे बेनिफिट ये होता था कि 19 टाइम्स मोर एनर्जी क्या होता था, बच जाता था, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट टू फॉर्म न्यू सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस
और धीरे 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 प्रोकैरियोटिक सेल्स अपना सेल ऑर्गेनल्स बनाने लगा, जो कि न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, है ना, और भी बहुत सारा, एंड इवॉल्व इनटू यूकैरियोटिक सेल। और इस तरह से क्या हुआ, जैसे ही धीरे 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 सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनल्स बनने लगा, फंक्शनैलिटीज बढ़ने लगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होते गया, तो क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। और इसी को यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या हुआ, C कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना, इससे क्या हुआ, CO C2 H2O N2 H2 बना, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, CH4 HCH का फॉर्मेशन हुआ, और इसी से एल्डिहाइड, कीटोन्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड्स, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होने लगा। और साथ ही साथ अब इस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बनने लगा, आपस में एक दूसरे से जुटने लगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, फैट बना, न्यूक्लिक एसिड बना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का ये जो मॉलिक्यूल्स था, अब ये धीरे धीरे आपस में भी कॉम्प्लेक्स होने लगा, आपस में ग्रुपिंग करने लगा, तो इसी से ये बनने लगा। और अब प्रोटोबायोंट या फिर इसी को क्या कोकरवेट्स जो बोलते हैं वो बनने लगा, ठीक है, कोकरवेट से धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया, प्रोटोसेल से यूबायोंट बना, यूबायोंट से प्रोकैरियोटिक सेल बना, इसके बाद यूकैरियोटिक बना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं साइक्लिंग इवोल्यूशन कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं इसी पे क्वेश्चंस है, प्रोटोबायोंट पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है इस बार नीट में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करेंगे। अब ये सारा चीज़ था, ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस हुआ, इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, इसको कुछ एक चीज़ें थी जिसको हम लोग स्टडी किए तो पता चला। तो पहला था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, दूसरा था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इससे आगे मूव करें तो वेस्टिजियल एविडेंस की बात करेंगे, ठीक है, मतलब कभी ये हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट था लेकिन धीरे धीरे डिसयूज के चलते यूज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट कर गया वो ऑर्गन, ठीक है। और साथ ही साथ कनेक्टिव लिंक एविडेंस, मतलब दो डिफरेंट टाइप का अगर जनरेशन है उसको कनेक्ट करते हैं कुछ एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस के थ्रू और देखते हैं सिमिलरिटीज मिलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिंग लिंक्स। और भी देखेंगे इसके चीज़ के अंदर। साथ ही साथ ऑटिज्म, है ना, एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस और बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एविडेंस की बात करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप के एविडेंस की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। सो इससे आगे की तरफ बात करें तो देखते हैं क्या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे अच्छे तरीके से। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करेंगे। तो यही होता है फॉसिल्स, मतलब कुछ एक अवशेष मिला, उसको कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू लेके यूज करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी किसको बोलते हैं, लियोनार्डो दा विंसी। ध्यान से, लियोनार्डो दा विंसी। फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी की बात करें तो इनको हम बोलते हैं जॉर्ज कुवियर। और इससे आगे की बात करते हैं, हम कह रहे हैं क्या कि बीरबल साहनी, बहुत नोटेबल नेम है, सब लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं इनके बारे में। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, पैलियोंटो बोटानिस्ट है ये, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्होंने काम किया। पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल जिसको क्या बोलते हैं, पैलियोंटो बोटेनी बोलते हैं, ठीक है। और यही बात करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स की तो बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, ध्यान से। इससे आगे की बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस हुआ था, बेसिकली क्या हो रहा था, कार्बन डेटिंग, जो बेसिक मटेरियल से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिला, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं, तो इसी के थ्रू क्या हो जाता है, काफी अच्छा एविडेंस यहाँ से मिलता है। सो मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है। फॉसिल्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। इसी से क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के हम लोग कनेक्टिविटी को देखते हैं कि कैसे पहले ये क्या थे, रेप्टाइल्स थे, धीरे धीरे ये अपने आप को मॉडिफाई किए, बर्ड्स में चले गए। अब क्यों, सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने। तो यही सारा चीज़ है जिसको हम लोग देखेंगे इसके अंदर। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा सा लगता भी है कि भाई कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मज़ा आता है।
अब इससे आगे की बात करते हैं तो कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तीनों होमोलॉगी, डाइवर्जेंट या होमोलोगस की बात करेंगे। तो कह रहे हैं क्या कि ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, ध्यान से, ओरिजिन ये इनका सिमिलर है बट फंक्शन स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन origin and structure but different in functions are called homologous organ। समझ में आ रहा है, ओरिजिन और इनका जो स्ट्रक्चर है एक जैसा है बट क्या है, इनका फंक्शनैलिटीज अलग अलग है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कुछ हम लोग बात करेंगे फोर लिम्स ऑफ मैमल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कुछ एक मैमल्स है जिसको बोलते हैं वेल, बैट, हॉर्स एंड ह्यूमन, इसको कंपैरिजन करते हैं इनके फोर लिम्स से, ठीक है ना, कि इनके अंदर फोर लिम्स है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट इनका फंक्शनैलिटीज क्या है, डिफरेंट है। मतलब अगर बात करें वेल के अंदर की, फोर लिम क्या करता है, पैडलिंग करता है, पैडल का काम करता है, ठीक है ना, पैडल, और ये क्या करता है, इससे स्विमिंग करते हैं। बट यही बैट के अंदर, जो बैट होता है ना चमगादड़, इसके अंदर इसी, जैसे कि सारे लोगों को पता है शुरू में कोरोना कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ऐसे कुछ एक चला था, तो ये कहाँ, विंग्स, इनके अंदर फोरलिम जो है विंग्स बन जाता है, और ये क्या चीज़ का में काम करता है, फ्लाइंग, उड़ने में काम करता है। वही अगर हॉर्स की बात करें तो इनका जो फोरलिम है यहाँ पे फोर लेग का काम करता है, आगे वाला लेग का काम करता है, और इससे क्या करते हैं वो लोग, दौड़ने का काम करते हैं, रनिंग। और वही बात अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो ये जो फोर लिम्ब है आगे वाला जो दोनों, वो क्या हो जाता है, हैंड बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मल्टी फंक्शनलिटी, लाइक होल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, पकड़ने का कोई चीज़ काम करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर, ओरिजिन, बट डिफरेंट फंक्शनलिटीज, है कि नहीं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉगी ऑर्गन, या इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट, डाई मतलब दो, वर्जन, दो अलग अलग टाइप का वर्जन, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। अब इसी के आगे की अगर बात करें तो कह रहे हैं क्या कि फोर लिम्ब ऑफ वेल, बैट, हॉर्स एंड ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, लाइक इसके अंदर, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पेल्स होता है, मेटाकार्पेल्स होता है, फेलेजेंस होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन दोनों का देख सकते हैं ओरिजिन सेम है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है, बट फंक्शनैलिटी अलग है। अगर इससे आगे की बात करें कुछ और एक है तो वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन की बात करेंगे, थॉर्न ऑफ बोगनविली एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। जैसे देखे होंगे बोगनविली एक थोड़ा सा ऑर्नामेंटिंग प्लांट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पत्ता जो उसका कलरफुल होता है, और साथ ही साथ वो एक कांटा टाइप का निकलता है, जिससे क्या होता है, उससे प्रोटेक्शन होता है इंसेक्ट्स वगैरह से और लोगों से। और साथ ही साथ अगर कुकुरबिट्स की बात करें, लौकी वगैरह का देखे होंगे, ऐसे जो लतादार होता है ना, सर्प्स की बात करेंगे तो क्या होता है, और क्रीपर्स बेसिकली, तो उसके अंदर क्या होता है, क्लाइंबिंग करने में ऐसे ऐसे घुंघरेला टाइप का होगा, देखो पकड़ के ऐसे, तो वही काम करता है हमारा टेंड्रिल्स, ठीक है ना, थ्रोन्स फॉर प्रोटेक्शंस, टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, यही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस की बात कर रहे थे। अब इससे आगे की बात करें तो हम कहेंगे क्या, एनालोगस ऑर्गन, और इसी को एनालॉगी बोलते हैं, या फिर वहाँ डाइवर्जेंट था, यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म का अंदर वहाँ तो सिमिलर स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सेम फंक्शनलिटी होगा। तो ऑर्गेनिज्म विच हैव डिसिमिलर इन origin and structure but common in functions are called analogous organ, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट, ठीक है। सो अब बात करते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस का जो आई होता है और साथ ही साथ आई ऑफ ह्यूमन बीइंग, दोनों का क्या होता है, रेटिनल जो होता है पोजीशन वो डिफरेंट होता है, लेकिन तब पर भी क्या करता है, दोनों एक ही फंक्शन करता है। अब इससे आगे की बात करें तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड पैडल ऑफ डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन जो फिश होता है उसके अंदर जो पैडलिंग करता है और पेंगुइन के अंदर फ्लिपिंग करता है, चलने वाला काम, दोनों से ही सेम होता है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन क्या करता है, दोनों एक ही काम करता है, सेम फंक्शन, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
है ना, पिग्मी देखे हो, ऐसे टाइप का होता है और वो चलने का काम आता है, और बाद में क्या करता है, उसी से वो लोग तैर भी जाते हैं। अगर वही बात अगर डॉल्फिन की करें तो क्या होता है, उसके अंदर ऐसे पैडलिंग होता है अलग टाइप का, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ओरिजिन है लेकिन सेम फंक्शंस है, ठीक है। अब एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करेंगे। यस, वेस्टिजियल ऑर्गन बता चुके हैं कि हम आपके एंसेस्टर में कुछ एक ऑर्गन्स था लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सटिंक्ट कर गया, तो उसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन आर रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गन विच वेयर फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स। क्लियर। ह्यूमन्स हैव ऑलमोस्ट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, 180 है, उसी में कुछ है जिसकी बात करते हैं, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, लास्ट मोलर की बात करेंगे, था उसका कोई यूज ही नहीं है, इसी से काम, प्रीमोलर से ही काम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कैनाइन की बात करेंगे, वर्मीफोर अपेंडिक्स की बात करेंगे, सेकियम की बात करेंगे, ऑरिकुलर मसल्स की बात करेंगे। ऑरिकुलर मसल्स की बात करोगे तो कहोगे क्या कि मसल ऑफ पिना, जो हमारा जो पिना का मसल्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग। और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड इन मेल की बात करेंगे। अब जैसे कि मेल है, मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का यूज क्या है जी, फीमेल के अंदर यूज है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि बॉर्न बेबी को क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, मतलब उनके लिए फूडिंग कराना है, तो ये चीज़ है, लेकिन मेल के अंदर कोई नहीं, इसीलिए क्या हुआ, एक्सटिंक्ट कर। अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि एविडेंस फ्रॉम ऑटिज्म, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं कि सडन रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, फेरिंगियल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब गिल स्लिट्स, गिल जो स्लिट्स होता है इसी की बात कर रहे हैं। पोस्ट एनल टेल, अब क्या होता है, पीछे एनस होता है, पीछे में आपका टेल आ जाएगा, जैसे देखिए होगा बहुत सारे एनिमल्स के पूंछ होता है। थिक एंड लार्जर बॉडी हेयर्स, उसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, थिक और लार्जर बॉडी हेयर हो जाता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर हेयर्स हो जाता है ना, हाइरुलिज्म जिसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा निपल, और किसी किसी को क्या होता है, एक्स्ट्रा निपल्स भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप का कुछ एक एविडेंस है जिससे क्या हो जाता है, रीअपेयरेंस ऑफ क्या हो जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब जो चला गया ऑर्गन्स, जो एक्सटिंक्ट कर गया, उसका फिर से रीअपेयरेंस हो जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा ऑर्गन। अब इससे आगे की बात करते हैं तो एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। अब एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ईच ऑर्गेनिज्म शोज देयर एंसेस्ट्रल साइकिल एडल्ट स्टेज, ठीक है ना। मतलब एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाता है, अपना एंसेस्ट्रल स्टेज, जैसे जैसे वो ग्रोथ किया है, आप देखे होंगे फोटो वगैरह के थ्रू देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो जाता है, वैसे वैसे स्ट्रक्चर को वो लोग शो करते हैं और बाद में क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मुलिल गिव, एक साइंटिस्ट थे मुलिल, जिन्होंने क्या किया, मुलिल गिव रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया था इन्होंने। रिकैपिटुलेशन थ्योरी में इन्होंने कहा था क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बहुत ध्यान से, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, मतलब ये कि दैट इज ईच ऑर्गेनिज्म रिपीट्स देयर एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाता है, अपने एंसेस्ट्रल स्टेज को क्या करते हैं, वो लोग रिपीट करते हैं, कैसे कैसे ये लोग डेवलप करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, जिससे क्या होता है, यही एविडेंस पता चलता है, मिलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये एक खुद के क्या होता है, मतलब एक सेम टाइप के एंसेस्टर से ओरिजिन हुए, बस क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने को एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से अपने आप का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया है। सो अर्नस्ट हैकेल एक्सप्लेन इट गिव बायोजेनेटिक लॉ, और अर्नस्ट हैकेल साहब थे जिन्होंने क्या कहा था, इसको बायोजेनेटिक लॉ के रूप में इसको बताया था, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें हम लोग एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी की बात कर रहे थे। अब इससे आगे की बात करेंगे तो मूव करते हैं, देखते हैं एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक। अब कनेक्टिव लिंक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखेंगे क्या कि पहले कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या था, अभी क्या है, मतलब दोनों ही स्टेजेस में हो सकता है। ऑर्गेनिज्म इज पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप का, ड्यूल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। वन वुड बी प्रिमिटिव एंड अनदर वुड बी एडवांस। एक क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, मतलब जैसा ओरिजिन था, और बाद में क्या हुआ, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को चेंजिंग किए,
एडवांस्ड हो गए, कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। सो अगर बात करें कुछ एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो वायरस की बात करें, यूग्लिना प्रोटेरोस्पोंजिया की बात कर रहे हैं, पेरिपेटस की बात कर रहे हैं, न्यूपिलिना की बात कर रहे हैं, बैलेनोग्लॉसिस की बात कर रहे हैं, चिमेरा की बात कर रहे हैं, इक्डिना एंड प्लेटिपस की बात कर रहे हैं, आर्कियोपेट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिजम्स है। इनका कनेक्टिंग लिंक्स क्या है देख सकते हैं। वायरस के लिए हमारे पास जो कनेक्टिंग लिंक्स है वो है लिविंग होता है और साथ ही साथ नॉन लिविंग होता है, मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को ये रखता है। अगर यूग्लिना की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि यूग्लिना जो है प्लांट के साथ साथ एनिमल के जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है ना। और अगर बात करें प्रोटेरोस्पोंजिया की तो कह रहे हैं क्या कि ये प्रोटोजोआ के साथ साथ स्पॉन्जी का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अब इससे आगे की बात करें तो पेरीपेटस की बात करेंगे। पेरीपेटस ये क्या होता है, एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड दोनों के जैसा बिहेव करता है। अगर नियोपिलिना की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि ये एनेलिड्स और मोलस्का दोनों के जैसा कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अगर इससे आगे की बात करते हैं, बैलेनोग्लॉसिस की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों की तरह यूज करता है, ठीक है ना। इससे आगे की बात करते हैं तो चिमेरा की बात करते हैं। चिमेरा के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है बोनी फिश के साथ साथ कार्टिलिजेनियस फिश दोनों के जैसा बिहेव करता है। इक्डिना एंड प्लेटिपस की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि ये रेप्टाइल्स के साथ साथ मैमल के जैसा भी बिहेव करता है। अगर आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि ये रेप्टाइल्स के साथ साथ बर्ड्स की भी जैसा कैरेक्टरिस्टिक को रखता है, लाइक फॉसिल्स के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक एविडेंस की। अब इससे आगे की बात करें तो एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। इसके अंदर कह रहे हैं क्या कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। अर्थ जो होता है डिफरेंट टाइप का जियोग्राफी होता है। बाद में ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर कि इसको 6 रीजन में बांटा गया था। तो ऑल द प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। और ऑल द एनिमल्स इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड फन्ना, पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फन्ना, फ्लोरा एंड फन्ना, ठीक है। अल्फ्रेड रसल वेलेस जो कि क्या थे, डिवाइड ऑल द वर्ल्ड इनटू 6 जियोग्राफिकल रीजन, कितना में 6 जियोग्राफिकल रीजन में एक्सप्लेन किए थे और कहे थे क्या, दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। और इसी डिफरेंट टाइप के जो 6 जो बनाए था इन्होंने, ठीक है, 6 जो रीजन बनाया था, इसी से कहा था कि डिफरेंट रीजन से क्या होता है, डिफरेंट टाइप का एनिमल्स इवॉल्व होता है। जिसकी बात करते हैं, प्रोटेरिया की बात करते हैं, इक्डिना और प्लेटिपस आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर इसी से मार्सुपियल्स की बात करते हैं तो कहाँ पे मिलता है, मार्सुपियल्स बेसिकली कंगारू, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पे मिलेगा, आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। लायंस एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड इंडिया, इस रीजन में। जिराफ की बात करेंगे, जेब्रा की बात करेंगे, हिपोपोटामस की बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, अफ्रीकन रीजन्स में मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें ह्यूमंस की एवोल्यूशंस की तो मेन जो एवोल्यूशन है ह्यूमन का, ये कहाँ पे हुआ, अफ्रीका रीजन्स में हुआ। मेन एरिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज अफ्रीका। इससे आगे की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं ऑन गैलापागोस आइलैंड डार्विन फाउंड 20 डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस, बर्ड्स जिसको फिंचेस बोला उन्होंने, जिनका जो क्या था, विच हैव डिफरेंट शेप ऑफ देयर बीक एंड क्लू, और उनका जो चोंच था और खाने का जो स्टाइल था वो डिफरेंट था, ड्यू टू देयर डिफरेंट फीडिंग बिहेवियर एंड हैबिट्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। और ये क्यों था, एडेप्टेशन के चलते कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो कि पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट पर रहते थे, अब किसी का चोंच इस टाइप का होगा, जैसे कि ये कलेक्ट किया इसके बाद खाया, कोई एक है ऐसे शार्पन टाइप का होता है। तो ये क्यों होता है, ये एडेप्टिबिलिटी के चलते हुआ, उस इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के चलते क्या हुआ, अपने आप को चेंज किया, ठीक है ना। सो इसी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस एंड बायोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और यही सारा जो रीजन था ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस को दिखाता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, इस तरह से आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक नया टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।